नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो मोटिवेशन थॉट आज का रहेगा कि पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो आप पे हँसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, लेकिन लास्ट में जीत आपकी होगी अगर आपके मन में पक्का डिटर्मिनेशन है किसी चीज़ को पाने का। तो आस-पास वाले लोगों की मत सुना करो जो आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। हमेशा अपने एम को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए अगर आपको सफलता पानी है तो। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूएसए जो है वो दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया है भारत का, सऊदी अरेबिया को पीछे पछाड़ते हुए। अब कारण ये है कि पहले पर आपका इराक है जो भारत में तेल सप्लाई करता है, दूसरे पर आ गया है यूएसए और पहले दूसरे पे हुआ करता था सऊदी अरेबिया। तो पिछली कुछ क्लासों में मैंने जैसे आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हुआ था उनकी तेल के एक्सपोर्टिंग कंपनी पर, जिसके कारण उन्होंने बोला था कि वो तेल का एक्सपोर्ट कम करेंगे। तो यही कारण है कि यूएसए दूसरे नंबर पर आ चुका है। अब तेल की जो सबसे बड़े निर्यातक देशों का समूह है, मतलब जितने भी देश तेल बेचते हैं उनका एक ग्रुप है, जिस ग्रुप को कहते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बगदाद में है। अब 1960 में कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी। तो जहाँ हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि यूएसए जो है वो इस ओपेक का सदस्य नहीं है, फिर भी उसने देखा कि सऊदी अरेबिया भारत में निर्यात कम कर रहा है, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपना जो क्रूडिंग प्रोसेस है तेल का वो बढ़ा दिया, जिसके कारण वो अपना फ़ायदा यहाँ पर भारत से ले रहा है। तो ओपेक की बात करें तो ओपेक में कुल 13 देश आते हैं अभी। इसमें पहले 2 देश भी थे, कतर और एक्वाडोर, जो अब इससे बाहर जा चुके हैं। और जो 13 देश इसमें आते हैं वो कौन से हैं? अंगोला, कोंगो, यूएई, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गुइना, वेनेजुएला, ईरान, लीबिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक और नाइजीरिया। अब प्रश्न ये आएगा कि हम इसको याद कैसे करें? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं आपको दिखाता हूँ। साथ साथ हम नोट कर सकते हैं, देखिए ज़रा। उस ट्रिक में क्या करेंगे, आपको लिखना है एक्वा। क्या लिखेंगे आप? एक्वा। एक्वा, जो एक्वा शब्द है उसके बाद आप लिखेंगे एविल, और तीसरा जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे स्किन। तो ये चीज़ों से आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, ए की बात की जाए तो ए से आपका एंगोला हो गया है, सी की बात की जाए कोंगो हो गया है, यू की बात की जाए यूएई हो गया है, ए की बात की जाए तो अल्जीरिया हो गया है। तो एक्वा जो है एक समुंदर में पाए जाने वाली चीज़ होती है जो आपने नाटकों में देखी होगी। एविल मतलब वो खतरनाक है और उसकी स्किन के ऊपर कांटे लगे हैं, तो एक्वा एविल स्किन से आप इसको याद कर सकते हैं। ई से आपका इक्वेटोरियल गुइना हो गया, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया है, लीबिया हो गया है, सऊदी अरेबिया हो गया है, कुवैत हो गया है, इराक हो गया है और नाइजीरिया हो गया। तो सारे आपके कवर हो जाएंगे, इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व सरपास रशिया, कहने का मतलब है कोई भी देश विदेशों में व्यापार करने के लिए अपने पास फॉरेन करेंसी को स्टोर करके रखता है। वही फॉरेन करेंसी के अलग अलग रूप होते हैं जो कुल मिलाकर फॉरेक्स रिजर्व कहलाते हैं। तो भारत के पास इतना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है कि उसने रशिया को भी ओवरटेक कर लिया है, यानी रशिया से ऊपर आ चुका है भारत। वर्ल्ड में बात करें तो भारत का अब फोर्थ पोजीशन बन चुकी है, जो वर्ल्ड में फोर्थ बिगेस्ट पे वो आ चुका है 580.3 बिलियन डॉलर के साथ। तो हम सोचेंगे कि इतना कैसा हुआ, ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हुआ है, इसलिए भारत ऊपर आ पाया है। ये नहीं हुआ है कि भारत में कुछ एकदम से उछाल मारा है फॉरेन रिजर्व को लेकर, ऐसा नहीं है। रशिया का फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है तब भारत चौथे नंबर पर आ पाया है। तो प्रश्न आएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसका है? तो चाइना का है, दूसरे पे जापान का है, तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड का है और अब चौथे पर आपका इंडिया का है। फॉरेक्स अकाउंट होता क्या है? फॉरेक्स अकाउंट का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप फॉरेक्स शब्द को दो पार्ट्स के अंदर अगर आप तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो फॉरेक्स शब्द देखिए, इसको दो पार्ट में हम तोड़ेंगे। तो फॉरेक्स के अंदर जो फोर है वो फॉरेन वाला बनाता है और जो एक्स है वो एक्सचेंज वाला बनाता है। तो इसके अंदर चार चीज़ें आती हैं, कुल मिलाकर कितनी चीज़ें आती हैं इसके अंदर? चार।
कौन कौन सी आती हैं? गोल्ड आता है, गोल्ड आप सभी को पता है रिजर्व करके रखता है कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। एसडीआर आता है, एसडीआर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं पेपर गोल्ड। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, नोट कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं पेपर गोल्ड। तो पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? एसडीआर को कहा जाता है। एसडीआर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्पेशल ड्राइंग राइट। नेक्स्ट हम फॉरेन करेंसी की बात करें, दूसरे देश की मुद्रा रखी जाती है फॉरेक्स अकाउंट में, और रिजर्व ट्रेंच रखा जाता है, यानी स्टॉक्स रखे जाते हैं। तो जो एसडीआर है उसको कौन संभालता है? एसडीआर कैसे बनता है? तो एसडीआर को संभालता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी बातें हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इस एसडीआर के अंदर केवल 5 करेंसीज आती हैं। कितनी करेंसीज आती हैं? 5। और वो करेंसीज कौन सी हैं? डॉलर, आप सभी को पता है, यूएस, यूरो आता है यूरोपियन यूनियन का, रेनमिनबी कहाँ की है? जिसका दूसरा नाम है युआन, ये है चाइना की करेंसी। येन आपकी कहाँ की करेंसी है? जापान की है। और पाउंड आप सभी को पता है कहाँ की? यूरोप। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें 5 करेंसी में रेगुलेट की जाती हैं आईएमएफ के द्वारा एसडीआर के अंदर। मैक्सिमम जो लोन आईएमएफ सबसे ज़्यादा जो लोन देता है वो किस देश को देता है? अफगानिस्तान को, फिर पाकिस्तान को, फिर आपका इजिप्ट को। और भारत के अंदर कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है एफडीआई, वो किसके द्वारा आती है? सिंगापुर के द्वारा आती है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पेज पे हमने किए हैं। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 4th। सबसे पहले पर कौन है? चाइना है। फॉरेक्स अकाउंट में कितनी चीज़ें आती हैं? 4 चीज़ें आती हैं। गोल्ड आता है, एसडीआर आता है, फॉरेन करेंसी आती है और रिजर्व फ्रेंच आता है। पेपर करेंसी किसको या पेपर गोल्ड किसको कहते हैं? एसडीआर को कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर को कौन चलाता है? आईएमएफ चलाता है। कितनी करेंसीज के साथ? 5 करेंसीज के साथ। पांचों आपने देख ली है। आईएमएफ सबसे ज़्यादा लोन किसको देता है? अफगानिस्तान को देता है। और भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन करता है? सिंगापुर करता है। चलिए आगे बढ़े। येलो अलर्ट न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों में। येलो अलर्ट किसने जारी किया है? तो येलो अलर्ट जारी किया गया है चाइना के मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इतना ही याद रखना है आपने, येलो अलर्ट किस देश में लगा है? तो चाइना में लगा है। क्वेश्चन है कि क्या होता है? ये एक प्रकार का तूफान है, डस्ट स्टॉर्म है, जो बीजिंग के अंदर आ रखा है, जिसके कारण पूरा बीजिंग येलोइश हो चुका है। यानी कि वहाँ पर सन नज़र नहीं आता है, क्लाउड्स नज़र नहीं आता है, येलो रोशनी चारों तरफ फैली हुई है डस्ट के कारण। इस डस्ट को ब्राउन डस्ट भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, चाइना और मंगोलिया के बीच में एक डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट की बात की जाए तो ये मार्च और अप्रैल के महीने में इसमें हवाएं चलती हैं, जहां से इसका डस्ट उठ के चाइना की तरफ और मंगोलिया की तरफ दोनों जगह जाता है। इसके कारण चाइना का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI है, वो 500 पहुंच गया है, जो कि हाईएस्ट होता है किसी भी स्केल पर। और वहाँ पर एक और गोबी डेजर्ट के बिल्कुल साइड में एक और डेजर्ट है जिसका नाम है टकला मकान डेजर्ट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि टकला मकान डेजर्ट किस देश में पड़ता है? तो ये भी आपका चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर आपका पड़ता है। गोबी डेजर्ट की बात की जाए तो इस पर एक माउंटेन है जिसका नाम है अल्टाई माउंटेन, काफ़ी जगह पूछा जाता है। गोबी डेजर्ट के आसपास ग्रासलैंड है, इसको कहा जाता है स्टेपीज ग्रासलैंड। स्टेपीज ग्रासलैंड आपके यूरोप और एशिया के एरियो में पाए जाते हैं। गोबी डेजर्ट दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डेजर्ट है। एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। देखिए, अगर आप किसी किताब में देखे जाएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आपको गोबी डेजर्ट बताया जाता है, लेकिन एशिया का जो आपका मध्य एशिया पड़ता है उसमें अरेबियन डेजर्ट है, अरेबियन रेगिस्तान है, उसका जो क्षेत्रफल है वो गोबी डेजर्ट से ज़्यादा है। और यूँ भी नहीं कि थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अरेबियन डेजर्ट एशिया का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ा डेजर्ट माना जाता है, अरेबियन डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट की बात की जाए तो वो है अंटार्कटिका। लेकिन अगर आप सोचेंगे सर ये हमने तो सहारा, वो क्या कहते हैं, सहारा सुना है, तो सहारा जो है वो आंसर है, लेकिन वो है गर्म डेजर्ट, वार्म डेजर्ट। और डेजर्ट आपके 2 तरह के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और वार्म डेजर्ट। तो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आंसर होगा अंटार्कटिका, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए वार्म डेजर्ट कौन सा है, तो आपको बताना है कि सहारा डेजर्ट है, जो कि आपका अफ्रीका में है। सबसे ज़्यादा सूखा डेजर्ट कहाँ है? ये है एटाकामा डेजर्ट, सबसे ज़्यादा सूखा हुआ ड्राईएस्ट डेजर्ट।
एटाकामा डेजर्ट कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है, क्योंकि भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो ड्राइएस्ट कंडीशन आपकी बनती है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने लिखा है। ये अफ्रीका के अंदर है, बोट्सवाना के अंदर। यहाँ पर एक कबीली प्रजाति रहती है जिसका नाम है बुशमैन। बुशमैन प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बोट्सवाना में। कौन से डेजर्ट के अंदर? कालाहारी डेजर्ट के अंदर। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? तो लद्दाख, सभी को पता है। और इंडिया का इकलौता गर्म डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट, जो आपको पता है। चलिए आगे बढ़े। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के हिसाब से जो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समिति या संबंध के जो भारतीय समिति के रिसर्च डिपार्टमेंट में नए हेड चुने गए हैं वो हैं दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये हैं वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट। ये विश्व बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं। और ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ इंडियन काउंसिल रिसर्च ICRIER, इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। और इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार पॉलिसी बनाना, नीतियाँ बनाना भारत के लिए और दूसरे देशों से संबंध के लिए। अब बात करें, ये जो IER है इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको वर्ल्ड बैंक चलाता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना IMF के साथ हुई थी, मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोज़ में, 1944 में। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का ही हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, US के अंदर। वर्ल्ड बैंक जब स्थापित किया गया था तो वो ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर किया गया था। किसने किया था? जॉन मेनार्ड कीनिस। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किसने की थी? जॉन मेनार्ड कीनिस। कहाँ पर की थी? ब्रेटन वुड्स को। इसीलिए वर्ल्ड बैंक का पिछला नाम ब्रेटन वुड्स बैंक भी कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स बैंक कौन सा है? वर्ल्ड बैंक है। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डेविड मालपास। अब बहुत सारे क्वेश्चन एक तरीके के आते हैं जो आप सभी को पता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जाहिर करता है। तो वर्ल्ड बैंक की बात की जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स कौन सी हैं? देखिए ज़रा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक देता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स ये भी वर्ल्ड बैंक देता है। यूनिवर्सल हेल्थ, अब हेल्थ सोच के अगर पेपर में आ जाता है तो बच्चे वर्ल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यूनिवर्सल हेल्थ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक आपका जारी करता है। और एक है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट, ये भी आपका वर्ल्ड बैंक जाहिर करता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। शत्रुंजय नामक स्थान पर आग लगी है। अब ये शत्रुंजय नामक स्थान कहाँ पर है? ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं पर शत्रुंजय रिजर्व फॉरेस्ट भी बना हुआ है। ये रिजर्व फॉरेस्ट फेमस है क्योंकि यहाँ पर गिर नेशनल पार्क की तरह ही एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। शत्रुंजय नामक स्थान पर बहुत सारे मंदिर हैं और वो ज़्यादातर जैन मंदिर हैं। और कितने जैन मंदिर हैं? 865 जैन मंदिर हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इतने सारे जैन टेम्पल्स एक जगह पर कैसे हो सकते हैं? तो ये जैन मंदिर शत्रुंजय नामक स्थान पर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि जैनों में आपके 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। जिनमें पहले जो थे आपके वो थे ऋषभ देव। कौन से थे? ऋषभ देव। तो जो पहले आपके तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्होंने यहाँ पर एक स्पीच दी थी शत्रुंजय नामक पहाड़ी पर। शत्रुंजय पहाड़ी पर स्पीच दी थी, इसीलिए यहाँ पर जैन टेम्पल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए गए हैं। और जो अंतिम आपका 24वां तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, जिनके बाद से ही जैन धर्म का विस्तार होना स्टार्ट होता है। तो महावीर स्वामी से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म वैशाली में हुआ था। इनके जन्म का जो सिंबल है वो है लॉइन, शेर। और इनके कार्यकाल में 2 काउंसिल हुई थी जैन की। जैसे बुद्ध वाले में मैंने आपको बताया था कि 4 समिति बैठी थी, तो इनके समय में 2 समिति बैठी थी, एक पाटलिपुत्र में, एक आपके वल्लभी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में। तो इम्पोर्टेंट बातें याद रखिएगा। अब और भी जगह के टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं भारत में इम्पोर्टेंट। शिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा के अंदर ये मौजूद है जहाँ पर टाइगर काफ़ी मात्रा में अंदर पाए जाते हैं। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की माने तो ये कब आया था? 1972 में, जिसके चलते भारत में वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। और भारत में वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। इसी तरह दिलवाड़ा टेम्पल
जैन का बहुत इंपॉर्टेंट नामक स्थान है। दिलवाड़ा टेम्पल आपका अरावली माउंटेन में है। अरावली माउंटेन की कौन सी जगह पे? राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत है वहाँ पर दिलवाड़ा टेम्पल मौजूद है, जो जैन धर्मों का काफ़ी सम्माननीय स्थान है। तो शत्रुंजय नामक जगह से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैंने लिखवा दिए हैं। और ये शत्रुंजय नामक नदी भी यहाँ पर बहती है, जो गिर की पहाड़ियों से उद्गम स्थान अपना लेती है। और शत्रुंजय नेशनल पार्क के जस्ट ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपको गिर नेशनल पार्क भी मिलेगा, जो एशियाटिक लाइन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। फोक सिंगर डप्पू खान की मृत्यु हो चुकी है। तो ये डप्पू खान एक फोक सिंगर हैं, लोक गायक हैं, जो राजस्थान के जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे जिसका नाम है काम्याचा। थोड़ा सितार जैसा होता है, छोटा होता है। तो काम्याचा क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये रानी फोर्ट जो जैसलमेर में मौजूद है वहाँ पर परफॉर्म किया करते थे। ये भी एक क्वेश्चन है कि रानी फोर्ट कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। इसी तरह रानी के नाम से एक और क्वेश्चन आता है कि रानी की वाव कहाँ है? तो रानी की वाव जो है वो गुजरात में है, और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। और ये जो आपके पास 100 रुपये का नोट है उस पर जो छपा होता है वो रानी की वाव ही छपी होती है। इसी तरह एक और आर्टिस्ट की मृत्यु हुई है जिसका नाम है लक्ष्मण पाई, जो गोवा में उनका निधन हुआ है। लक्ष्मण पाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वो एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, जो चित्रकारी किया करते थे। तो फोक डांस, जैसे फोक सिंगर यहाँ पे आया है तो फोक डांस भी आपको पता होना चाहिए। फोक डांस में जैसे लावनी है वो महाराष्ट्र में किया जाता है, तमाशा महाराष्ट्र में होता है, बेल वेस्ट बंगाल में होती है, भंगड़ा सभी को पता है पंजाब में होता है, जेलियांग नागालैंड में होता है, मांड कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, कजरी कहाँ होता है? बिहार में, और नौटंकी कहाँ होता है? यूपी में होता है। तो याद कैसे कर सकते हैं? लावनी आप सभी को पता है, हम बॉलीवुड इंडस्ट्री से सभी अवगत हैं, तो लावनी यहाँ पर होती है। तमाशा, कभी किसी एक्टर का तमाशा चल रहा है, कभी किसी हीरोइन का तमाशा चल रहा है, तो तमाशे से आपको याद ही रहेगा, महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में। अब बेल से आप वेस्ट बंगाल याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक माहौल ऐसा रहता है कि एक ही राजनेता दूसरे लोगों की बेल भी जमा करा लेता है। इतने ज़बरदस्त फोटो से वो जीतता है, बेल करा देता है। भंगड़ा पता ही है। जेलियांग नागालैंड, जेली आप सभी को पता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हरियाणा में यूज़ किया जाता है, उससे आप नाग मार रहे हैं। तो जेलियांग से नागालैंड, ये आपको याद रहेगा, जेली से नाग आपने मार दिया है। मांड, जो मांड होते हैं, मृदभांड होते हैं, मटके जो मिट्टी से बनाए जाते हैं वो राजस्थान की मिट्टी से ज़्यादातर प्रसिद्ध आपके हुए हैं। कजरी कहाँ से? बिहार, और नौटंकी आपका कहाँ से? यूपी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं हाल फिलहाल में, जो पिछले साल होने थे लेकिन उनको शिफ्ट किया गया था कोरोना के चलते। तो इस ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा एडिशन हुआ है इस बार? 63rd एडिशन हुआ है। ये इस म्यूज़िक की फील्ड में दिए जाते हैं म्यूजिशियंस और सिंगर को। कहाँ हुए हैं? लॉस एंजलिस में हुए हैं, 14 मार्च को हुए थे। तो वहाँ पर एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही थी पिछले कुछ दिनों में। लिली सिंह नामक एक आर्टिस्ट है, उन्होंने अपना मास्क पे लिखा हुआ था आई सपोर्ट फार्मर्स। तो उस मास्क के चलते वो काफ़ी न्यूज़ में रही थी। ये जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं 1959 में स्टार्ट हुए थे, और इसके अंदर अभी एक रिकॉर्ड बना है। वो रिकॉर्ड क्या है कि बियोंसे नामक की जो सिंगर हैं उन्होंने 28 अवार्ड्स जीते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो ध्यान रखना, 28 अवार्ड ग्रैमी अवार्ड में जीतने वाली सिंगर कौन है? बियोंसे। बिली कैलिस ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार विनर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की 2 बार वो विजेता रह चुकी हैं। ये एक पुरस्कार है जो ग्रैमी अवार्ड्स में दिया जाता है। वो भारतीय मूवी कौन सी है जो इस बार ऑस्कर में गई है? उसका नाम है बिट्टू मूवी, ध्यान रखिएगा। बफ्ता अवार्ड भी 2020 में हुए थे आयोजित। और दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है? तानाजी को मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रावलपिंडी स्टेडियम बना है, आप सभी को पता है। रावलपिंडी से नाम आते शोएब अख्तर का नाम ध्यान आता है, तो रावलपिंडी स्टेडियम का नाम बदलकर अब शोएब अख्तर स्टेडियम रख दिया गया है। किस तरह से? और भी नाम बदले गए, जैसे मोदी जी स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। ईडन गार्डन स्टेडियम की बात करें तो ये भी फेमस था न्यूज़ में। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर भारत और बांग्लादेश में पहला पिंक बॉल वाला मैच खेला गया था, टेस्ट मैच। तो भारत का पहला टेस्ट मैच इंडिया में कहाँ खेला गया था? ईडन गार्डन में, बांग्लादेश के खिलाफ। इकोना स्टेडियम, ये भी न्यूज़ में रहा है, जो लखनऊ में है, जिसका अभी नाम बदल कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, और ये अफगानिस्तान टीम को डेडिकेट किया गया है।
बाईचिंग भूटिया स्टेडियम कहाँ पर है? सिक्किम में है। और फिरोज शाह कोटला, कोयला नहीं कोटला स्टेडियम है, उसका भी नाम बदल दिया गया था, जो अब क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम है। तो ये कुछ ऐसे स्टेडियम हैं जिनके नाम बदले गए हैं, आप सभी को याद रखने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी अभी अभी सक्सेसफुल हुई है, इसका 19वां सीज़न था और कुल टीमें कितनी थी? 38, जिसमें विजेता कौन रहा है? मुंबई, किसको हराकर? यूपी को हराकर। इसमें मुंबई के कैप्टन पृथ्वी शॉ ने एक डोमेस्टिक रिकॉर्ड बनाया है। जितनी भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की ट्रॉफीज़ होती हैं, जैसे रणजी ट्रॉफ़ी, दलीप ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्तक अली ट्रॉफ़ी, ये सब क्रिकेट से जुड़ी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से। इन किसी भी ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं पृथ्वी शॉ, जिन्होंने 827 रन बनाए थे विजय हजारे ट्रॉफ़ी के इस सीज़न में। और सबसे ज़्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफ़ी को जीता किसने है? तमिलनाडु ने 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7000 ओडीआई रन इन वुमेन्स ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, महिलाओं के वनडे इंटरनेशनल में 7000 रन बनाने वाली पहली महिला विश्व की कौन बन चुकी है? मिथाली राज। ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना, पिछली कुछ क्लासों में हमने पढ़ा था 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी महिला भी बनी थी मिथाली राज। अंतर्राष्ट्रीय रन का मतलब है उसमें T20 भी आ जाता है, टेस्ट भी आ जाता है और वनडे भी आ जाता है। तो अकेले वनडे में 7,000 बनाने वाली बनी है मिथाली राज, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली आपकी थी चैरोलेट एडवर्ड्स, जो अब रिटायर हो चुकी हैं, वो इंग्लैंड की खिलाड़ी थी। तो 10,000 रन मिथाली राज ने भी बना लिए हैं। ओवरऑल वो सेकंड नंबर की खिलाड़ी बनी थी, पिछले दिनों की न्यूज़ है, मैंने पढ़ाई हुई है। दूसरी बात, विनेश फोगाट क्वालिफाई कर चुकी हैं ओलंपिक में, पहली महिला रेसलर जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करी हैं इंडिया से। एक और इम्पोर्टेंट खबर ध्यान रखिएगा, भवानी देवी जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ये एक तलवारबाज हैं, फेंसर हैं, जो भारत की इतिहास में पहली महिला तलवारबाज बनी हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाई हैं 2021 में, जो जापान के टोक्यो में होना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, भवानी देवी। इस बार का जो ओलंपिक है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा और 32 इसका एडिशन है, 32वें नंबर का ये ओलंपिक है। और इसी साल पैरा ओलंपिक्स भी होने हैं 24 अगस्त 2021 से। भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू, जो अरुणाचल प्रदेश की सीट से जीते हुए हैं। और विंटर ओलंपिक 2022 में होंगे, कहाँ होंगे? चाइना में होंगे। और इस साल भारत में ब्रिक्स गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे, ध्यान रखना, 2021 में। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं अगली करंट अफेयर क्लास के साथ। बाय बाय।